अच्छा रनीत में ये छोटी सी बात बता दे, मुझे सुनना फिर चलेगा। इधर मैं बनाने लगी हूँ पराठे और वो भूख लगी हुई है साथ में। नहीं वो नहीं खाना, योगर्ट खाना है। नहीं योगर्ट। अभी तो ये अच्छी बात है, ऐसे तो मैं पता चल गई है। भाई बैठती हाउस होल्ड का मैं आपको खोल के दे रही थी ना दीदिया गाड़ी चलो खाओ फिनिश करो। सोफे में बैठ के खाओ, अंदर नहीं लेके जाना। फिनिश करके मुझे दे दे। ठीक है मम्मा। बहुत अच्छे हैं।
नहीं है घर में? ये होना चाहिए। कहाँ है? कैसा मिलेगा तो? सुबह याद है आपको? आपने सारा यूज कर लिया था। आपने सुबह सारा यूज कर लिया था। दूध चाहिए कुछ और भी? टाइम बताना। अभी 5:12। उससे भी बड़ा फाइल बनाऊंगा, चीनी को खा जाऊंगा। पापा मम्मा ने बहुत बड़ा बनाया। इसकी बेटी है पापा बेटा की तरह दोबारा बना। You just burned the roti. सारी बात पढ़ा के आई है, जॉब से आई है।
नाम लेके कुछ कहते हैं तो हमारे क्या अब आया तो है मैंने रखा ये ब्लैक सब्सक्रिप्शन मैंने रखा था आखिरी वाले वसीम क्या है तो कार्ड इसमें हायर नहीं करना से बात करना चाह रहा था मैंने देखो ना कहा कैसे मैं हां चलो मैंने काट लिया अब फिर इंशाल्लाह बात होगा तुमने उसको दिन बता दिया चीज मैंने बता दी बात तो मैं सैटरडे संडे से लेकर मंगल तक पढ़ा जी बेटे वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आर यू डन?
बेटे प्लीज बाकी लोगों से भी कह दीजिए ऑनलाइन होने के लिए। अभी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, बाकियों से भी कहिए ताकि हम थियरीज आगे लेकर चलें। 1-2 मिनट में और वेट कर लेती हूँ। ओके बेटे, 1-2 मिनट और वेट करती हूँ, बाकी और लोग भी आ जाए। इस वक्त सिर्फ 9 प्रेजेंट है मेरे पास।
जी बेटे, we're gonna start again. Aisha, I have to take everyone on board. It's not about a handful of people. I cannot think about 2 or 3 people. If some people are texting me that they are having network problem, please wait for us. I do have to understand their problem because all of you are equal to me. Bete, can you hear me? I'm more concerned about your studies and about your syllabus, okay? Okay, bete. The next theory to us is Havlicek theory. Now, Lippitt was having 7 steps. Levin was having 3 steps, mean 3, you can say the pie parts. Now I'm moving to the Havlicek one. Havlicek described a 6-step process, also a modification of Levin's model. Again, बेटे Havlicek की जो स्टेप थियरी आ रही है वो भी एक 6-step प्रोसेस है और वो लेविन के मॉडल की मॉडिफिकेशन है who uses a participative approach. अब हैवलेक के हिसाब से जो चेंज एजेंट है, चेंज एजेंट पे ही लिपिट ने फोकस किया उसकी थ्योरी को आगे लेके। हैवलेक यहाँ पे कह रहा है कि जो एक एक्टिव चेंज एजेंट है हमारे पास, वो एक ऐसा एजेंट होगा जिसकी अप्रोच पार्टिसिपेटिव होगी। इसका क्या मतलब है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। प्लीज उस टेबल की तरफ बेटे दोबारा आओ। ये जो एक्टिव पार्टिसिपेटिव अप्रोच वाला जो पॉइंट है, ये देखो है की थ्योरी में पहला पॉइंट है बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। बहुत जरूरी है कि अगर मैंने एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है तो आई हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द सुपीरियर्स, विद द वन हु आई एम इनविजिलेटिंग एंड माय पीयर्स एज वेल। ठीक है, तो इट्स बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ओवरऑल विद एवरीबॉडी। फिर वही स्टेप शुरू हो जाएगा डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम, जो लिपिट ने पहले कहा था। उसके बाद रिसोर्सेज को एक्वायर करना, फिर सोल्यूशन को चूज करना। सोल्यूशन को चूज करने के बाद बहुत जरूरी है कि हम एक्सेप्टेंस को भी गेन करें, यानी कि गेनिंग द एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो सोल्यूशन मैंने, फर्ज करो मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए ने जो है वो एक नंबर 1 जो मेथड है वो सिलेक्ट किया है, ग्रुप बी ने नंबर 2। ग्रुप ए में ज्यादा लोग थे तो मैं ऐसे नहीं करूंगी कि ज्यादा लोगों ने जो सिलेक्ट किया उसकी तरफ जाऊंगी। मैं दोनों मेथड्स के प्रोज एंड कॉन्स देखूंगी, जिसके प्रोज ज्यादा होंगे और कॉन्स कम होंगे वो वाला मेथड हम सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद उस मेथड को इंप्लीमेंट करने के बाद बहुत जरूरी है कि एक्सेप्टेंस गेन की जाए ओवरऑल दोनों ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, फिर है बेटे हमारे पास स्टेबलाइजेशन एंड सेल्फ रिन्यूअल। हमने स्टेबलाइज करना है अपने सिस्टम को, और सेल्फ रिन्यूअल का मतलब है अब जो न्यू सिस्टम आया है उसको लेके हमने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है और उसको नए सिरे से ओवरऑल अपने एंड पर भी और दूसरों के एंड पे भी इम्प्लीमेंट करना है। ये हैवलेक कहता है। यहां पर हैवलेक की थ्योरी खत्म हो जाती है। अब हम अगली थ्योरी पे आते हैं कि रॉजर क्या कहता है। रॉजर टेक्स अ ब्रॉडर अप्रोच देन लिविन, लिपिट और हैवलॉक। अब रॉजर जो है वो एक 5-स्टेप इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस लेकर आया है, और वो जो पहले 3 है लेविन, लेपिट और हैवलॉक, इनसे भी आगे की बात करेगा। वो क्या हम देखते हैं और वो कैसे उनसे डिफर कर रहा है। वो कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग यूनिट passes from first knowledge of an innovation to confirmation of the decision to adapt or reject a new idea. His framework emphasizes the reversible nature of change. Participants may initially adopt a proposal but later discontinue it, or the reverse. They may initially reject it but adopt it at a later time. This is a useful distinction. ठीक है? If the change agent is unsuccessful in achieving full implementation of a proposal, it should not be assumed the issue is dead. It can be रिसर्केटेड का मतलब होता है बेटे दोबारा रिजॉल्व करना, परहैप्स इन एन ऑल्टर्ड फॉर्म और एट अ मोर opportune time. ये रॉजर है। रॉजर stresses 2 important aspects of successful plan change. Key people and policy makers must be interested in the innovation and committed to making it happen. ठीक है, अच्छा बेटे यहीं पे मैं इसको रोक रही हूँ। काइंडली मैंने इसको पढ़ा है, तुम मुझे बताओ ये बाकी थ्योरी से कैसे चेंज है और रॉजर क्या कह रहा है, बाकी आइडियाज से क्या फर्क है रॉजर की थ्योरी में। प्लीज लेट मी नो, आई हैव रीड इट आउट टू यू।
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बेटे। जब मैं पढ़ रही होती हूँ उस वक्त गौर किया करो कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, साथ साथ मेरे पढ़ोगे या मेरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि रॉजर वो क्या चेंज की बात कर रहा है जो बाकियों ने नहीं किया। नहीं आ रही समझ तो फिर भी लेट मी नो ताकि मैं उसको खुद एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है बेटे, जब नया आइडिया आएगा तो इनोवेशन तो होगी। कमिटमेंट एक्सेप्टेंस, एक चीज नई चीज की रॉजर ने बात की है, वो क्या है रोहिल? बेटे कोई और ट्राई करेगा? If you are not getting it, please let me know as well so I can explain it myself. वेरी गुड मरियम, शाबाश। मैं इस पॉइंट का जिक्र कर रही थी जो दूसरों ने नहीं किया। इनोवेशन होगी, हम फ्रीज करेंगे, डिसीजन कंफर्म होगा, ठीक है। ये रिवर्ट वाली बात इससे पहले किसी ने नहीं की। रॉजर कहता है कि जब हम किसी नए प्लान को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और वो वैसे इंप्लीमेंट नहीं हो पाता तो वी कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक। साथ ही वो ये कह रहा है कि रिवर्ट बैक होने का ये मतलब नहीं है कि वो जो प्लान हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे वो अनसक्सेसफुल है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस वक्त उस प्लान को के लिए राइट साजगार मतलब हालात नहीं है। फर्ज करो जब सबसे पहले टीवी इंट्रोड्यूस हुआ और जो लगना शुरू हो गए ड्रामास वगैरह, लोग उसका वेट करते थे दिन में एक, उसी वक्त सारी टेक्नोलॉजी आ जाती, कंप्यूटर ये वो। या फर्ज करो साइकिल, बाइक, इन चीजों से पहले सबसे पहले हवाई जहाज आ जाता। बाकी ट्रांसपोर्ट के तरीके तो बाद में आते, पहले हवाई जहाज आता, बाद में हम जानवरों को इस्तेमाल करते ट्रांसपोर्ट के लिए। तो क्या होना था? इसका मतलब ये है कि हर किसी चीज के आने का एक वक्त होता है। बाज़ कोई आइडिया फ्लॉप आइडिया नहीं होता, बट वो उसका राइट टाइम नहीं होता। तो हम उसको उस वक्त फ्रीज कर सकते हैं, पुराने आइडिया की तरफ रिवर्ट बैक कर सकते हैं, और वो इश्यू हमारा डेड नहीं है। जब हमारे पास मोर ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट आएगा या अपॉर्चुनिस्टिक टाइम आएगा तो वी कैन ऑलवेज स्विच बैक टू द आइडिया विच वी प्रपोज्ड इनिशियली। ये रोजर कह रहा है। रोजर कह रहा है कि दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसी भी प्लान चेंज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक तो लोग, ठीक है, एक तो लोगों का बहुत जरूरी है। दूसरा पॉलिसी मेकर का, कि क्या पॉलिसी मेकर भी इंटरेस्टेड है कि नहीं कि ये इनोवेशन लाया जाए और फुल तरीके से कमिटेड है कि हम इस चेंज को इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर पॉलिसी मेकर कमिटेड नहीं है इंट्रोड्यूस करवाने में तो नथिंग विल हैपन। आप जरा टेबल की तरफ देखो, टेबल में 5 पॉइंट है। रॉजर्स कहता है कि पहले हम नॉलेज इस्तेमाल करें और नॉलेज इस्तेमाल करके हम जो चेंज लाना चाहते हैं उसके ऊपर वर्कआउट करें। अपनी नॉलेज की बेस पे क्या चेंज आना चाहिए वो लेकर आए। परसुएशन का मतलब है रजामंद करना। उसके बाद उस चेंज के लिए लोगों को रजामंद करें, फिर उसके लिए हम डिसीजन लें, डिसीजन लेने के बाद हम उसे इंप्लीमेंट कर दें और फाइनली कंफर्मेशन दें कि हाँ इट इज अ सक्सेसफुल आइडिया और नॉट। ठीक है, वी हैव टू रिवर्ट और नॉट। आगे देखिए बेटे, आगे है अरविंद। Arvind found that organizational change in hospitals could only be successful and sustained if senior administrators were fully committed to the change. इसी तरह बेटे हॉस्पिटल में भी हम अपने लेवल पे थोड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। एक मे बी एक डिपार्टमेंट
अंदर, लेकिन ओवरऑल चेंज लेकर आने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे साथ पॉलिसी मेकर्स और हेड जो कि पूरे हॉस्पिटल के निजाम में पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो लेकर आए। अगर तुम कोई चीज पूरे हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, यू विल गो टू द एमएस। अगर डिस्ट्रिक्ट में करवाना चाहते हो, सीओ विल टॉक टू द डीसी। सो ऐसे हिरार्की है, छोटे लेवल पे छोटा चेंज, बड़े लेवल पे बड़ा चेंज। बेटे उसके बाद हमारे पास एक और आइडिया आ जाता है, वो है हमारे पास पोर्चेस्का का एंड डाइक्लेमेंटे का। इन्होंने प्रपोज किया कि यूज प्राइमरीली एज अ टूल फॉर पेशेंट टीचिंग। ठीक है, इन्होंने चेंज को प्राइमरीली पेशेंट को टीच करने के लिए जो है एक मॉडल प्रपोज किया बिहेवियर चेंज का। इसकी 5 स्टेजेस है मॉडल की, और ये जो है सीक्वेंस में होती हैं, और ये कि एक पर्सन को रेडी होना चाहिए चेंज के अकर होने के लिए इस मॉडल के लिए। उसमें सबसे पहले क्या है, प्री कॉन्टेम्पलेशन मीन्स चेंज लाने के लिए अपने आप को तैयार करना, सोचना। प्री कॉन्टेम्पलेशन जैसे हम कहते हैं ना कि प्री अप्रोच होनी चाहिए किसी भी रिस्क से, जो है प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। वही चीज है कि प्री कॉन्टेम्पलेशन है, उसके बाद कॉन्टेम्पलेशन व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स इट, फिर प्रेपरेशन उस चेंज के लिए खुद को प्रिपेयर करना, फिर एक्शन लेना, और फाइनली चेंज को मेंटेन कर देना। यहां पर चेंज की डेफिनेशन बेटे और चेंज की थियरीज हमारी खत्म हो जाती हैं। काइंडली मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूं बेटे, 5 मिनट में इन सारी चेंज की थियरीज को प्लीज अभी के अभी रीड आउट कीजिए। पांच मिनट में इसको रीड आउट कीजिए बेटे।
जी बेटे हो गया है, आर यू डन? ओके ग्रेट बेटे। अच्छा बेटे आगे देखो, बुक में एक जगह लिखा हुआ है द चेंज प्रोसेस। चेंज प्रोसेस जो मैंने तुम लोगों को नर्सिंग प्रोसेस पढ़ाया है कि सबसे पहले हम असेस करते हैं, फिर हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इवेल्युएशन करते हैं। ये वही चीज है, वही इसके अंदर बात है, प्लानिंग, असेसमेंट, इवेल्युएशन। ठीक है, ये सारा तुमने वही वाला करना है जो मैंने तुम्हारे साथ पहले शेयर किया हुआ है। इन्हीं हेडिंग्स को फॉलो करना है। चेंज प्रोसेस के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो यू हैव टू राइट डाउन दीज हेडिंग्स, और उसके अंदर जो मटेरियल हमने पहले लिखा था वही तुमने करना है। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ एक शेयर भी कर दूंगी, तुम इसको खुद भी रीड आउट कर लेना, ये मैंने पहले करवाया हुआ है। मैं पेज नंबर 61 पे आ रही हूँ जो मेरे पास बुक में है, और वो है चेंज की स्ट्रेटजीज। चेंज की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। ठीक है बेटे, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ बेटे। regardless of the setting or proposed change, the 4-step change process should be followed। कह रहा है कि कोई भी सेटिंग हो, किसी भी किस्म का एनवायरमेंट हो, चेंज का जो 4-स्टेप प्रोसेस है वही तुमने फॉलो करना है। वो 4-स्टेप प्रोसेस है, सबसे पहले असेसमेंट होगी, पहले फिर प्लानिंग होगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी, और फाइनली इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवेल्युएशन होगी कि जो हमने सोचा वैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये मैंने पहले पढ़ा दिया हुआ है आयशा, मैंने पहले कवर करवाया हुआ है। किताब के अंदर से वही हेडिंग्स है, मटेरियल अंदर से तुम लोगों ने लेना है। जेपी की बुक से मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी। फिलहाल स्ट्रेटेजी को देखो, ये इम्प्लीमेंटेशन वाला पॉइंट, प्लानिंग वाला, प्लान करो अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेस, टाइम मैनेजमेंट, ये वही बातें हैं बार बार, इसलिए मैं इस पे टाइम नहीं वेस्ट करी। यू हैव टू गो थ्रू इट, आई विल शेयर इट। आगे बेटे चलें, चेंज स्ट्रेटेजीज हैं। However, specific strategies can be used depending on the amount of resistance anticipated and the degree of power the change agent possesses। वो ये कह रहा है कि जब भी हम कोई चेंज को लाने की कोशिश करेंगे तो हमने वही 4 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करना है जो भी मैंने तुम्हें पीछे बताया है, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन और प्लानिंग और असेसमेंट वाला। वो ये कह रहे हैं हाँ ये हो सकता है कि जो है इसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी चेंज हो। ठीक है, जैसे हर हॉस्पिटल में होता है कि पेशेंट को बेस्ट केयर देनी है, लेकिन हर हॉस्पिटल अपने रिसोर्सेज के हिसाब से उस बेस्ट केयर को प्रोवाइड करी। फाइनल डिसीजन क्या होता है? बेस्ट केयर देना। लेकिन क्या स्ट्रेटजी हर हॉस्पिटल इस्तेमाल करता है वो बेस्ट केयर देने के लिए? दैट वेरीज फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। सो सेम इज द केस हियर। वो ये कह रहा है कि चेंज का प्रोसेस तो सबने यही फॉलो करना है, चाहे कोई भी सेटिंग हो, चाहे कोई भी एरिया हो, लेकिन चेंज एजेंट की पावर के डिपेंड करते हुए हम जो है, और ये कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं और रेजिस्टेंस कितनी आ रही है ऑफ चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं उसी प्रोसेस को लाने के लिए। डिफरेंट स्ट्रेटजीज, सबसे पहली है पावर कोर्सिव स्ट्रेटजीज। नाम से ही कह रहा है कि बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पावर। पावर कोर्सिव स्ट्रेटजीज, पहला पैराग्राफ पूरा करना है इसमें। Power coercive strategies are based on the application of power by the legitimate authority, economic sanctions और political clout। clout का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना किसी को। कह रहा है कि यहाँ पर हम चेंज को लाने के लिए जो है हमारी लेजिटिमेट जो अथॉरिटी है जिसकी बात हमने माननी है, ठीक है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है उसका, और पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके चेंज को लेकर आया जाता है। ये चेंज लेकर आए जाते हैं लॉ के थ्रू, पॉलिसी के थ्रू और फाइनेंशियल एप्रोप्रिएशंस के थ्रू। ठीक है, एप्रोप्रिएशंस का मतलब है एलोकेशंस ऑफ मनी। अब those in control enforce changes by restricting budgets और creating policies। अच्छा, अब क्या है कि हम इसको लाने के लिए क्या करते हैं, हम बजट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। ये तरीका है हमारा उसको इन्फोर्स करने का। ठीक है,
Those who are not in power may not even be aware of what is happening. जो पावर में है वो पैसे का इस्तेमाल करके, पॉलिसीज का इस्तेमाल करके, बजट को कट डाउन करके कि हम ये चेंज लेकर आ रहे हैं, हमारे पास पावर है, यहाँ से बजट इतना कट डाउन कर दो, न्यू चेंज पे लगा दो। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, नया आइडिया उसको ज्यादा जरूरत है, आप अभी वेट करो, तो वो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो चेंज एजेंट जो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते, या कहने का मतलब ये है कि उन्हें नहीं पता कि उनके पास इतने इख्तियारात नहीं हैं, उनको ज्यादा तौर पे ये पता ही नहीं होता, आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। इवन इफ दे आर अवेयर, दे हैव द लिटिल पावर टू स्टॉप इट। अगर पावर मोस्टली, तो उनके पास पावर नहीं है, या मोस्टली उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, इतनी अथॉरिटी नहीं है। और बाज़ औक़ात अगर वो अवेयर भी हो कि हो क्या रहा है इर्द गिर्द, तो उनके पास पावर नहीं है उसको रोकने के लिए। तो हेल्थ केयर रिफॉर्म लेजिस्लेशन इज एन एग्जांपल ऑफ पावर कोर्सिव स्ट्रेटजी बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब ये जो हेल्थ केयर हमारे अस्पतालों में जो हेल्थ स्ट्रेटजीज बनती हैं, ये पावर कोर्सिव स्ट्रेटजी है। ये ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट है, तुमने करनी है, इसको मार्क कर लो कि देखो, अगर हेल्थ केयर में पावर का इस्तेमाल करके फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज नहीं बनाएगी, तो हर हॉस्पिटल अपनी पॉलिसी को चेंज करता फिरेगा और यूं यूनानिमस हेल्थ की पॉलिसीज अपनाई नहीं जाएंगी। तो हेल्थ केयर सेटअप में लेजिस्लेशन लाने के लिए गवर्नमेंट अपने पैसे का और अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, अपने इख्तियारात का, एक्चुअली ताकत से ज्यादा वर्ड है इख्तियारात का, कि हेल्थ मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो इंप्लीमेंट करवाए कि जी प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होगा और टर्शरी सेटअप में क्या होगा। ठीक है, आगे सेकंड पैराग्राफ है मेरे पास, उसकी पहली लाइन तुम लोगों ने नहीं करनी, जिसमें लिखा हुआ है पावर कोर्सिव स्ट्रेटजीज आर यूजफुल व्हेन अ कंसेंसस, ये करने की जरूरत नहीं है, यहां से करना है व्हेन मच रेजिस्टेंस इज एंटिसिपेटेड, टाइम इज शॉर्ट एंड द चेंज इज क्रिटिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल, पावर कोर्सिव स्ट्रेटजीज में बी नेसेसरी। एक तो मैंने तुम्हें करवा बता दिया कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेटअप पे अपने लेवल पे या अपने इख्तियारात के हिसाब से पावर कोर्सिव स्ट्रेटजीज लगाती है। दूसरा वो कह रहा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो है ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल के लिए बड़ा जरूरी है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उनके पास कम वक्त है, बजट कम है, और ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए ताकत से सबको कहना है कि जो ये स्ट्रेटेजी बन गई आपने फॉलो करनी है। आप उसमें क्या कर रहे हो, ऑटोक्रेटिक अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो है वो दूसरों की राय को रिगार्ड नहीं कर रहे हो, या रिगार्ड नहीं कर रहे हो, या आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि ऑटोक्रेटिक अप्रोच अप्लाई की जाए। तो पावर कोर्सिव स्ट्रेटजीज ऐसी जगह पर लगाई जाएंगी। ठीक है, आगे है मेरे पास बेटे अगला मॉडल। ठीक है, अगला मॉडल है मेरे पास एम्पेरिकल रेशनल मॉडल। In the empirical rational model of change strategies, the power ingredient is knowledge. The assumption if that people are rational and will follow their rational self-interest if that self-interest is made clear to them. It is also assumed that the change agent who has knowledge have the expert power to persuade people to accept a rationally justified change that will benefit them. सिंपली वो एम्पेरिकल जो रैशनल मॉडल है उसके अंदर बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि चेंज स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो नॉलेज है। जिसके पास नॉलेज होगा वो ही अच्छा चेंज लेकर आ सकेगा। मुझे अगर पता ही नहीं है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कमियां क्या हैं और इसकी ताकत क्या है, या तुम्हें खुद अपने बारे में नहीं पता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तुम्हारी वीकनेसेस क्या हैं, तो तुम कैसे कोई चेंज खुद में लेकर आओगे। सारी उम्र तो पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढने में लग जाएगी। इसलिए to know yourself is very important. You must have knowledge about yourself. अपने बारे में नॉलेज होगा तो अपने अंदर चेंज लेकर आओगे। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आओगे। तो वो यही कह रहा है कि नॉलेज बेसिक चीज है। वो ये कह रहा है कि नॉर्मली अगर लोगों को बता दिया जाए कि इस चीज से उसको कितना फायदा होगा, तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे कि मुझे इसमें फायदा है। हम अक्सर कहते हैं ना, अच्छा जी मेरी फलां से लड़ाई नहीं है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो भी क्या है, मुझे तो नुकसान नहीं ना पहुंचा रहा। इफ ही हैज स्टार्टेड इट, समडे आपकी बारी भी आएगी। ठीक है, सो ट्राई टू स्टैंड अगेंस्ट रॉन्ग थिंग्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, दूसरा वो ये कह रहा है कि जो चेंज एजेंट होगा वो एक एक्सपर्ट बंदा है, तभी तो वो चेंज एजेंट है, क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज है कि ना ही वो चेंज के बारे में सोच रहा है बल्कि लोगों को मना सकता है कि वो चेंज को एक्सेप्ट करें। परसुएशन वाला पॉइंट तुम्हें रॉजर्स ने बताया था। रॉजर, ये बिल्कुल रॉजर की थ्योरी है। रॉजर क्या कहता है, पहले नॉलेज होगा, फिर परसुएशन होगी, डिसीजन इंप्लीमेंटेशन और कंफर्मेशन। ये बिल्कुल रॉजर वाली स्ट्रेटेजी, अगर तुम उसके टेबल की तरफ देखो तो।
तो हमने क्या किया, हमने नॉलेज का इस्तेमाल किया, लोगों को परसुएट किया, हमने जस्टिफाई किया कि जो हम चेंज लेकर आ रहे हैं वो इक्वली ऑर्गेनाइजेशन और उनके लिए फायदेमंद है। Empirical rational strategies are often effective when little resistance to the proposed change is expected and the change is perceived as reasonable. कहता है ये स्ट्रेटजीज तब अच्छी होती हैं जब इनके अगेंस्ट कम से कम रेजिस्टेंस आए और लोग यही समझे कि ये जो भी चेंज है ये रीजनेबल है, ये इंप्लीमेंट हो सकता है। एकदम ए से मैं अगर किसी को जी पे जाने के लिए कहूंगी तो वो एम्पिरिकल मॉडल से हजम नहीं होगा लोगों से, लेकिन हाँ मैं इससे बी की बात करूंगी तो डेट वुड लुक रीजनेबल, क्योंकि तुम ऑलरेडी ए पे हो तो चलो एक पॉइंट ही मूव करना है। अच्छा, एग्जांपल्स की तरफ हम आते हैं। अगला पैराग्राफ एग्जांपल्स का है, ठीक है। Well researched, cost effective technology can be implemented using these strategies. Introducing a new technology that is easy to use, cuts nursing time, and improving quality of care might be accepted readily after in-service education and a trial use. Using barcodes to match medications to patients is another example. अच्छा, वो कह रहा है कि इसमें क्या चीज आती है कि मैं नर्सेस को कहूं कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे उनका टाइम कम से कम लगेगा और उनको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो वो कहेंगी हाँ जी इसका जो है वो रिजल्ट बहुत अच्छा है। फर्ज करो तुम्हें एक्सपेंस करते हुए डेली माइनस प्लस करना पड़ता है, माइनस प्लस की गलती हो जाती है। अगर एक ऑटोमेटेड स्टॉक सिस्टम हो, तुम सिर्फ एंटर करो आज इतने टीके यूज हुए तो वो खुद ब खुद बता दे इतना बैलेंस इन हैंड है और इतना तुम्हारे पास स्टॉक जो है वो यूज हो गया है, तो डेट वुड बी मच अप्रिशिएटेड। तो तुम ऐसी चीज को अप्रिशिएट करोगे। या हम पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बारकोड लगा दें जो मेडिसिन के साथ मैच करे, तो यहाँ पर तुम्हारा जो है वो टाइम कम से कम लगेगा और हम ऐसे आइडिया को जो है वो वेलकम करेंगे जिससे हमारा टाइम कम से कम हो, ठीक है। इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम से कम आएगी बनिस्बत इसके कि मैं कोई ऐसी चीज तुम्हें करने के लिए कहूं जिसपे तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी आवर्स के बाद रुक के ट्रेनिंग लेनी पड़े, तो यू विल फाइंड इट हार्ड, यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट चेंज। बेटे आज मैं प्लीज यहीं तक करवाऊंगी। अब बाकी का जो चैप्टर का थोड़ा सा पॉइंट रहता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर को चेंज को वाइंड अप कर दूंगी। यहां तक मेरी होपफुली सबको समझ लग गई होगी। प्लीज अटेंडेंस मार्क करके क्लास रिप्रेजेंटेटिव मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो, मैं ताकि आगे भेज दूं तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन को, और एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। ठीक है बेटे, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज बेटे।